दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े खतरों में से एक है तालिबान। अफगानिस्तान में 20 साल बाद एक बार फिर आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी और चिंता करने वाली बात यह है कि तालिबान अब 20 साल पहले वाला पुराना तालिबान नहीं है। अब इस आतंकी संगठन के पास आधुनिक हथियारें हैं, सैकड़ों लड़ाकू गाड़ियां हैं और लड़ाकों के पास साफ सुथरी पोशाकें हैं और तो और अपार पैसा भी है इनके पास। और शायद इसी दम पर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन देता है तालिबान को पैसे? तालिबान आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया और तालिबान के पास इतने हाईटेक हथियार कहां से आती हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और तालिबान के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो आपको शायद और कहीं जानने को नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों तालिबान इतना ताकतवर कैसे हुआ, यह जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर तालिबान आया कैसे, यानी इसका जन्म कैसे हुआ। आज तालिबान से निपटने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देश भी परेशान हैं, लेकिन असल में इस तालिबान को पैदा करने वाले रूस और अमेरिका ही हैं। तालिबान का पश्तो में मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। कितनी विडंबना है दोस्तों, अपने आप को छात्र कहने वाले लोगों के हाथों में आतंकी संगठन है। पहली बार इसका नाम 1990 के दशक में सामने आया। यह वह समय था जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में लंबे समय तक कब्जा करने के बाद मुजाहिदीनों से लड़ते हुए कमजोर पड़ चुकी थी। बताया जाता है कि सोवियत संघ के जाने के बाद इन्हीं मुजाहिदीनों ने तालिबान नाम का संगठन बना लिया। खास बात यह है कि इन मुजाहिदीनों को सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ने के लिए हथियार और वित्तीय मदद अमेरिका और सऊदी अरब से मिली थी, जबकि पाकिस्तान उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का स्टेशन बना हुआ था। अगर हमें तालिबान के बारे में समझना है तो हमें और गहराई में जानना पड़ेगा। 1979 में अफगानिस्तान में युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सौर क्रांति के तहत अफगानिस्तान की पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अफगान राष्ट्रपति दाऊद खान की हत्या कर डाली। इसके बाद आंतरिक विद्रोह का सामना करने वाली सरकार को चलाने के लिए सोवियत ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 1989 में जैसे ही सोवियत का विघटन हुआ, सोवियत संघ की सेना पीछे हट गई। अफगान सेना को अमेरिकी नेतृत्व में विद्रोह का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। 1992 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की पूरी तरह लौटने और वहां हुए तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने अफगान मुजाहिदों को मदद भेजना बंद कर दिया। हम आपको बता दें कि अमेरिका अफगान मुजाहिदों की मदद सिर्फ इसलिए करता था ताकि सोवियत सेना को मुजाहिद खदेड़ सके। जैसे ही सोवियत सेना अफगान छोड़ के चली गई, वैसे ही अमेरिका ने अफगान मुजाहिदों की मदद करना बंद कर दिया और इसी दौरान देश में अलग अलग संगठनों के बीच नियंत्रण को लेकर जंग छिड़ गई। 1994 में गृह युद्ध के बीच पहली बार तालिबान का नाम सामने आया, जिसमें सोवियत से लड़ने वाले मुजाहिद और अमेरिका की मदद से पलने वाले मुजाहिद शामिल थे। माना जाता है कि यह वह समय था जब देश में तालिबान को जनता का भी समर्थन मिल रहा था। गृह युद्ध के दौरान तालिबान ने सितंबर 1995 में ईरान से सटे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया और ठीक एक साल बाद राजधानी काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1998 तक तालिबान के पास पूरे देश के 90% क्षेत्र पर कब्जा था। साल 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में एक बार फिर लौटा, मगर इस बार तालिबान की मदद करने नहीं बल्कि उससे बदला लेने आया। अफगानिस्तान पर एक बार फिर दुनिया की नजर अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद लौटी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार तालिबान ने आतंकी संगठन अल-कायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन की मदद की ताकि वह अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम दे सके। 7 अक्टूबर 2001 यह वह तारीख थी जब अमेरिका की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दिसंबर 2001 के पहले ही हफ्ते तालिबानी सत्ता पूरी तरह गिर गई। तालिबान के तत्कालीन नेता मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन इस दौरान तालिबान की पकड़ से दूर हो गए। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अपनी सेनाएं इराक भेजी। अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक इराक रवाना हुए और इस वजह से तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में अपना पैर पसारने लगा। 27 मार्च 2009 को अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नई नीति का ऐलान किया। वहीं सीमाई इलाके पर आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा सहयोग करने की मांग की। दिसंबर 2009 में अमेरिका ने तालिबान से निपटने के लिए 30,000 सैनिक भेजे। 2 मई 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का ऐलान किया और इसी के बाद ओबामा ने अफगानिस्तान से सेना कम करने के आदेश दे दिए। 27 मई 2014 को ओबामा ने 2016 के अंत तक अफगानिस्तान से अपनी पूरी सेना बुलाने का ऐलान कर दिया। 21 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से जल्दीबाजी में सेना वापसी के खिलाफ चेतावनी दी और उन्होंने यह तक कह डाला कि हम अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण करने नहीं बल्कि आतंकवादियों को मारने आए हैं। 7 दिसंबर 2019 को ट्रंप ने यूएस तालिबान शांति वार्ता को रद्द कर डाला, जिसे 2018 के अंत में शुरू किया गया था। 29 फरवरी 2020 को ट्रंप ने तालिबान के साथ एक डील की, जिसके तहत 1 मई 2020 से अमेरिकी सैनिकों के वापसी का वादा किया गया था। 17 नवंबर
2020 को पेंटागन ने ट्रंप प्रशासन के अंतिम दिनों में अफगानिस्तान और इराक में सैनिकों के स्तर को 2500 तक कम करने का ऐलान कर दिया। 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से पूरी सेना की वापसी 11 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 1 मई 2021 से अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी। 6 जुलाई 2021 को अमेरिका ने बगराम एयरफील्ड को खाली कराया, जो 2021 के आक्रमण के बाद से देश का सबसे बड़ा सैन्य प्रतिष्ठान था, जिसके फलस्वरूप 6 अगस्त 2021 से प्रांतीय राजधानियां तालिबान के हाथों में पड़ने लगी और देखते ही देखते 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के राजधानी समेत पूरे देश पर कब्जा कर डाला। दोस्तों, अब तक हमने तालिबान के इतिहास के बारे में जाना, लेकिन अब हम यह जानते हैं कि आखिर तालिबान के पास इतने पैसे कहां से आते हैं। 2016 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 आतंकी संगठनों में से तालिबान दुनिया का 5वां सबसे अमीर दहशतगर्दी संगठन है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का सालाना कारोबार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आंकड़ा 2016 का है। आज ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नशीले पदार्थों की तस्करी और सुरक्षा के नाम पर पैसों की उगाही करना तालिबान का मुख्य सोर्स है। इसके अलावा विदेशों से दान के रूप में भी तालिबान को खूब सारा पैसा आता है। इन्हीं पैसों से तालिबान हथियार और गोला बारूद खरीदता है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की कमाई हर साल बढ़ती जा रही है। फोर्ब्स की लिस्ट में ISIS पहले नंबर पर है, जिसका सालाना कारोबार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। दोस्तों, अब हम आखिर में यह भी जान लेते हैं कि क्यों सिर्फ 80,000 लड़ाकों वाला तालिबान अफगानिस्तान के 5 से 6 लाख के सैनिकों पर भारी पड़ गया। दोस्तों, अफगानिस्तान के पास अपनी खुद की एक सेना है जो तालिबान से कहीं ज्यादा बड़ी है और अमेरिका ने खुद उन्हें ट्रेनिंग दी है। इसके पास अफगानिस्तान वायुसेना है जो तालिबान पे भारी पड़ सकती थी, लेकिन दोस्तों फिर भी अफगानिस्तान तालिबान से कमजोर पड़ गया। तालिबान का मेन पावर कबायली इलाकों में बसे उनके लड़ाके और कबीले हैं। इसके अलावा कट्टर धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज तालिबान को और शक्तिशाली बना रही है वह है पाकिस्तान की ISI और सेना की गुप्त मदद। साथ ही साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी दखल को खत्म करने के लिए रूस भी इनकी मदद कर रहा है। साथ ही चीन भी पाकिस्तान की वजह से तालिबान का सहयोग कर रहा है ताकि अमेरिका का दबदबा एशिया से कम हो जाए। तालिबान कितना ताकतवर हो चुका है आप आसानी से समझ जाइए कि अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान छोड़ते ही कितनी आसानी से तालिबान ने कब्जा जमा लिया। ऐसे में अगर हम बात रूस, चीन, पाकिस्तान की करें तो वो तो बहुत खुश है इस बात को लेकर कि अमेरिका का प्रभाव वहाँ से कम हो गया। लेकिन बात करें भारत की तो भारत के लिए यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। दोस्तों, यह बिल्कुल मुमकिन है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, चीन और रूस की तरफ से अंडरग्राउंड सोर्स से तालिबान को फंडिंग मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही फंडिंग भी मिल रही है। इस स्थिति में भारत को अपना संबंध और जो इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में उसको देखते हुए बहुत ही न्यूट्रल रवैया रखना चाहिए भारत को। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। भारत पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस संयंत्रों समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया है। तालिबान शासन आने से यह सब खतरे में पड़ जाएगा। एक तरफ अफगानिस्तान भारत से मदद की आस रखे हुए है तो वहीं दूसरी ओर तालिबान का कहना है कि तुम अफगानिस्तान के पक्ष में अपनी सेना मत भेजना। हम नहीं चाहते कि हमारे संबंध भारत से खराब हो। अब इस पे मोदी जी क्या कदम उठाएंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं कि मोदी जी को कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।